नहीं, जहाँ तक सरदार पटेल की बात है, सरदार पटेल तो एक महान राष्ट्रवादी थे। उनका तुलनात्मक अध्ययन तो नेहरू के साथ करना भी पटेल जी का अपमान होगा। नेहरू और जिन्ना की अगर तुलना की जाए तो वो किसी हद तक ठीक है, दोनों के चूँकि संस्कार एक जैसे थे। सरदार पटेल से नेहरू या आपके मोहम्मद अली जिन्ना का तुलनात्मक अध्ययन करना कोई औचित्य नहीं है। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जब बॉम्बे में वकालत कर रहे थे, उन्होंने अपने आधी से कम उम्र की लड़की से शादी की थी। एक विचित्र घटना इतिहास की है। तो चरित्र में भी उसका कोई मतलब किस स्तर का वो चरित्रहीन था, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। तो उसका तो जीवन का हर पहलू अगर अध्ययन किया जाए, वो भारत के, हम जैसा आपने पूछा कि भाई सरदार पटेल जिसे उनका मुकाबला करना बेकार है, क्योंकि सरदार पटेल तो एक साधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। हाँ, नेहरू के साथ उनका मुकाबला करना ठीक रहा। भाजपा ने भी निशाना साधा है कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ लेना चाहिए था। क्या लगता है अखिलेश यादव भूल गए बोलने से पहले? नहीं, देखिए बीजेपी में भी कुछ ऐसे कमज़ोर लोग हैं। जब पाकिस्तान गए थे अडवाणी जी, वो भी उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गए थे। तो ये कमज़ोर चरित्र तो इस देश के, जब हिंदू के छांटने का टाइम आवा, जब नेहरू और पटेल में से छांटने का टाइम था तो इन्होंने नेहरू को छांटा था। तो ये तो एक सामान्य प्रवृत्ति है भारत के हिंदू की। वो अपने नेता छांटने के टाइम पर कभी भी सही नेतृत्व का चयन नहीं कर पाता। इस पर मैं ज़्यादा नहीं और कुछ कहूँगा। आज बात करेंगे जिन्ना के बारे में। जिन्ना के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अखिलेश यादव कल एक रैली को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि जो भारत को आज़ादी है वो जिन्ना ने दिलाई थी। और सवाल ये बनता है कि क्या जो आज़ादी भारत को मिली है वो जिन्ना ने दिलाई है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शाहिद हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जी, कल आपने बयान देखा, अखिलेश यादव जी एक रैली को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि ये जो भारत को आज़ादी मिली है जिन्ना की देन है। कितना सहमत है इस बयान से? ये राजनीतिक आदमी, इन राजनीतिक लोगों को ये पता नहीं कि भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश पीरियड में यानी 1947 से पहले क्या थी। क्योंकि हर आदमी कहता है कि युवाओं को अवसर दिया जाए जिन लोगों को भारत के इतिहास का, भौगोलिक परिस्थितियों का, राजनीतिक समीकरण की कोई जानकारी ना हो। जिन्ना एक ऐसा विवादित आदमी था पहले से ही। आप ये समझ लें कि जब भारत की राजनीति में गांधी, जिन्ना, ये लगभग सब समानांतर एक ही जैसे समय के लोग हैं। प्रारंभिक काल में जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। उन्हीं से उन्होंने राजनीति सीखी। तब वो बॉम्बे में वकालत करते थे। बॉम्बे का मतलब है बॉम्बे, गुजरात और सिंध, ये पूरा प्रांत एक ही था। उस वक्त जब इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया तब ये गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और इन्होंने अपनी जगह ढूंढते हुए, चूँकि कांग्रेस में जब इन्हें कोई बहुत अपना भविष्य न दिखाई दिया, तब इन्होंने मुस्लिम लीग का रास्ता चुना। जब भारत के विनाश की एक तरह से इबारत लिखी, यानी इतिहास का जब नींव रखी जा रही थी, 1916 से लेकर 1920 तक ये मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसी वक्त लखनऊ पैक्ट हुआ। आप एक तरह से ये कह सकें भारत के विभाजन की नींव की प्रारंभिक चरण जो था वो काल था जब मिंटो मॉर्ले और मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये सब भारत के विनाश की योजनाएं आ गया, मतलब लाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों को अंग्रेज़ों ने पूरा अवसर दिया। और उसी की परिणति थी कांग्रेस के को मजबूर करना लखनऊ पैक्ट के लिए। जब कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का दिखावटी तथाकथित एक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समझौता हुआ, उस वक्त जिन्ना ही मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यानी ये पूरी कांग्रेस के विद्वान जितने भी नेता थे सबको धोखा देने में कामयाब रहे और मुसलमानों को उसी वक्त, उसी काल में एक अलग तरह के आरक्षण, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पिक्यूलियर टाइप ऑफ द रिजर्वेशन, अति विशिष्ट प्रकार का रिजर्वेशन इन लोगों को, मुस्लिम्स को दिया गया था। जिन्ना उनमें से एक थे जो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्रांतिकारी के विरुद्ध काम करते थे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कह दिया, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे महात्मा गांधी हो, इन सब की विचारधारा जिन्ना से मिलती थी। नहीं, देखिए जिन्ना की विचारधारा, मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ। लगभग ये 1900, मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन लॉयड जो थे वो गवर्नर थे बॉम्बे राज्य के, यानी गुजरात, सिंध और बॉम्बे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा कि जिन्ना जैसा, वो पत्र भी मेरे पास है, जिन्ना जैसा चालाक, धूर्त और लालची व्यक्ति भारत की राजनीति नहीं बल्कि समाज में भी असंभव है। क्योंकि जिन्ना एक ऐसा चरित्र था जो कभी कांग्रेस के साथ रहता था, कभी मुस्लिम लीग के साथ रहता, इसका ईमान धर्म कोई नहीं था। आज ये मुस्लिम का लीडर है, सभी मानते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये एक विचित्र बात थी कि ये शराब भी पीता था और सुअर भी खाता था, उसके बाद भी ये मुसलमान था। तो इसके व्यक्तिगत चरित्र और सार्वजनिक जीवन को मूल्यांकन करना बहुत असंभव सी बात है। क्योंकि जिन्ना एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे समझने के लिए उसके प्रारंभिक जीवन से लेकर आखिर तक अगर हम देखें, लगभग 1876 में इसका जन्म हुआ और
लगभग 1800 शायद 48-49 में इसकी डेथ हुई। इस बीच में जितना भी इसने भारत के इतिहास को काला कर सका था उतना रक्त रंजित किया। और भारत के विभाजन की वास्तविक नींव जब ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उसी समय रखी गई थी 1916 से लेकर 1920 के बीच में, जिसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। तो क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, क्या ये बयान केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए दिया गया है कि मुस्लिम वोट हमारा हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी भी आ रहे हैं, मायावती भी आ रहे हैं, कि सबका जो मुस्लिम के ठेकेदार है वो हम ही हैं? ओवैसी आधुनिक काल का भारत का होने वाला जिन्ना उस वक्त, चूँकि मुसलमान, जहाँ तक इन लोगों के बयान देने की बात है, इन्हें इसमें मजा आवे, चूँकि जिन्ना एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे मुसलमान पाकिस्तान का एक भाई फाउंडर है, इसके फादर, तो उसे वो मानते हैं, इसलिए कुछ हो सके मुसलमान इस नाम को सुनकर खुश होंगे। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें कांग्रेस में भी जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए और वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने, तो यहाँ अवशेष के रूप में भारत को एक कचरा दे गए थे, उसका नाम था मोहम्मद करीम छागला। वो इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो भारत के हिस्से में तो जो इन लोगों का बचा हुआ कचरा था उसे भी हमने देवता मान लिया, क्योंकि कांग्रेस की ये नीति रही। जो भी इवन आज तक भारत की राजनीति में जो भी मुसलमान सक्रिय हुआ या इस तरह के लोग, वो वही लोग हैं जो मुसलमान के लाइक माइंड, मुसलमान के लिए हितवत बात करते हो, चाहे वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी का भी अपराध हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी एक मुसलमान हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, क्या लगता है जिन्ना के नाम से मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाएगा? नहीं, जिन्ना को मुसलमान अपना नेता मानते हैं। ऐतिहासिक एक ऐसी घटना जिसने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया हो, एक ब्रिटिश साम्राज्य को झुका कर एक भारत, इतने बड़े अखंड भारत के 2 टुकड़े, मतलब आज तो 3 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश उसी से अलग हुआ, तो उस वक्त 2 टुकड़े कर दिए थे, तो उसके व्यक्तित्व को आप हल्का तो नहीं मान सकते। क्योंकि ये देखिए, चाहे वो विनाश का ही प्रतीक हो, किसी के लिए वो हीरो, किसी के लिए वो विलन, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसने देश के 2 टुकड़े कर दिए, तो सब चाह कर भी उसे रोक नहीं पाए थे। जिसमें लगभग, अगर आप GD घोषला का नाम सुना हो, जो गांधी ट्रायल के प्रमुख जज थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा लगभग 6 लाख लोगों की हत्याएं तो अकेले पंजाब में हुई थी। बांग्लादेश की, वर्तमान बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ के ज़्यादा आंकड़े प्रकाशित कभी नहीं हुए, लेकिन ये तो कन्फर्म है पंजाब तो पूरा खाली कर दिया। तो ऐसा आप हड़का तो नहीं मान सकते कि एक आदमी इतने बड़े देश के 3 टुकड़े कर दे। अब तो 3 है, पहले 2 थे। तो और एक देश का वो राष्ट्रपिता बन गया जो सुअर भी खाता था और शराब भी पीता था, और मुसलमानों का वो लीडर। उसका कभी जीवन भर, जिसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए का कभी उसने उस टोपी में फ़ोटो नहीं देखा होगा किसी ने। सारे पाकिस्तान के कार्यालयों में उसका शेरवानी और टोपी में फ़ोटो लगा हुआ, जबकि सब जानते हैं वो हाफ, मतलब पूरा का पूरा अंग्रेज था, सूट मूट पहनता था, कभी टोपी उसने नहीं लगाई। उसके बाद भी वो मुसलमानों का लीडर। इसीलिए शायद अखिलेश जी ने उसे खुश करने के लिए कि भाई मुसलमान इस बात को सुनकर तेरी, अगर नेहरू जो थे वो राष्ट्रवादी और राष्ट्र के, मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सिपाहियों में से एक थे, तो हो सके मुसलमान कुछ खुश हों। लेकिन विचारधारा की बात की गई है, क्या सरदार पटेल की विचारधारा जिन्ना जैसी थी? नहीं, जहाँ तक सरदार पटेल की बात है, सरदार पटेल तो एक महान राष्ट्रवादी थे। उनका तुलनात्मक अध्ययन तो नेहरू के साथ करना भी पटेल जी का अपमान होगा। नेहरू और जिन्ना की अगर तुलना की जाए तो वो किसी हद तक ठीक है, दोनों के चूँकि संस्कार एक जैसे थे। सरदार पटेल से नेहरू या आपके मोहम्मद अली जिन्ना का तुलनात्मक अध्ययन करना कोई औचित्य नहीं है। भाजपा ने भी निशाना साधा है कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ लेना चाहिए था। क्या लगता है अखिलेश यादव भूल गए बोलने से पहले? नहीं, देखिए बीजेपी में भी कुछ ऐसे कमज़ोर लोग हैं। जब पाकिस्तान गए थे अडवाणी जी, वो भी उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गए थे। तो ये कमज़ोर चरित्र तो इस देश के, जब हिंदू के छांटने का टाइम आवे, जब नेहरू और पटेल में से छांटने का टाइम था तो इन्होंने नेहरू को छांटा था। तो ये तो एक सामान्य प्रवृत्ति है भारत के हिंदू की। वो अपने नेता छांटने के टाइम पर कभी भी सही नेतृत्व का चयन नहीं कर पाता। इस पर मैं ज़्यादा नहीं और कुछ कहूँगा। जिन्ना को बंटवारे के लिए जिम्मेदार मानते हैं? जिन्ना एक इतना विद्वान आदमी था। देखिए, विनाश के लिए वो पूरा का पूरा विद्वान व्यक्ति था। पंजाब के टुकड़े हुए 9 जनपद पाकिस्तान के पास गए, शायद 8 जनपद मतलब उत्तर प्रदेश के, इसके भारत के पास रहे। जो फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान के पास गई। इसी तरह से आप बंगाल का अगर इतिहास देखें, मात्र 49 और 51% की लगभग आबादी का रेशो था बंगाल का। वहाँ भी वो आरक्षण लेने में कामयाब रहे थे मिस्टर जिन्ना। पंजाब की स्थिति विचित्र प्रकार की थी। लगभग 50% आबादी के करीब होने के बाद भी 51% आरक्षण वो पंजाब में लेने में कामयाब रहे थे। पंजाब का ना संपूर्ण जो भारत और पाकिस्तान का पंजाब है, 48% रिजर्वेशन उन्होंने जो आज पूर्वी बंगाल यानी पूरे बंगाल में लेने में कामयाब रहे थे। तो जिन्ना कोई हल्का व्यक्ति तो नहीं था। वो अंग्रेजों को धोखा देना, कांग्रेस को धोखा देना, इसके एक्सपर्ट थे। उत्तर प्रदेश की आबादी 14% थी, 30% आरक्षण लिया था। इवन आप ये देखो, मद्रास में जहाँ 6% मुसलमान था वहाँ 15% आरक्षण लिया था। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शायद 12% या 9% की करीब आबादी थी, वहाँ 25% आरक्षण लिया था। बंगाल में 48% आरक्षण मुसलमान के लिए उसने लिया था। 51% आरक्षण पंजाब में था, पूरे यूनाइटेड पंजाब में।
तो इस पर जबकि आपको एक विचित्र घटना बताता हूँ, अगर पूरी नगरीय इतिहास को देखें, नहीं जैसा ऑटोनोमस बॉडी जो बनती थी पूरे ब्रिटिश पीरियड में, पूरे कंबाइंड बंगाल में, यानी बांग्लादेश और भारत का बंगाल, लगभग 25% आबादी नगरीय क्षेत्र में रहती थी मुस्लिम की, 75% के करीब हिंदू नगरीय क्षेत्र में रहते थे। आप सामान्यतः ये समझ लें, एक टाइम ऐसा था लगभग 1900 के करीब, जब कलकत्ता नगर पालिका के यानी ऑटोनोमस बॉडी में लगभग 45 मेंबर में तो 40 मेंबर अकेले हिंदू थे, 5 मात्र मुस्लिम थे। उन परिस्थितियों में जिन्हा उन्हीं उसी आरक्षण के आधार पर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम पर पूरे बंगाल में 48%, पंजाब में 51%, उत्तर प्रदेश में 30%, आदि आदि करके सभी पूरे भारत में ये आरक्षण लेने में कामयाब रहा था। तो आप इसे नकारात्मक रूप से नहीं देख सकते। वो भारत के विनाश का एक ऐसा हीरो जिसने देश के टुकड़े किए, आरक्षण को लिया, और आज भी उसी तरह के आरक्षण के लिए लोग गीत गाते हैं, कैसा आरक्षण हमें चाहिए, क्योंकि वो विचित्र प्रकार का आरक्षण था। तो जिन्हा को का मूल्यांकन हल्के में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्हा एक बहुत ही विध्वंसकारी व्यक्ति था और उसने देश के टुकड़े किए। आज तो कांग्रेस मतलब अकेले मानने अखिलेश क्या, दूसरे लोग भी हो सके उसका गुणगान करें, क्योंकि मुसलमान को खुश करने के लिए उनकी वोट चाहेंगी। तो जिन्हा के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। इस देश के विनाश के लिए, खासतौर से अखंड भारत के, पूरा का पूरा जिन्हा इस देश के विभाजन का जिम्मेदार है। दंगों के लिए 6 लाख लोग मरे, उनका जिम्मेदार जिन्हा। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी। जिन्हा अगर चारित्रिक रूप से देखें, यानी मोहम्मद अली जिन्हा जब बॉम्बे में वकालत कर रहे थे, उन्होंने अपने आधी से कम उम्र की लड़की से शादी की थी। एक विचित्र घटना इतिहास की है। तो चरित्र में भी उसका कोई मतलब किस स्तर का वो चरित्रहीन था, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। तो उसका तो जीवन का हर पहलू अगर अध्ययन किया जाए, वो भारत के, हम जैसा आपने पूछा कि भाई सरदार पटेल जिसे उनका मुकाबला करना बेकार है, क्योंकि सरदार पटेल तो एक साधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। हाँ, नेहरू के साथ उनका मुकाबला करना ठीक रहेगा।